understand the object-oriented concepts and apply those concepts in C++ programming language. So these are the points, syllabus से related points हैं, ये हम लोग ने already discuss देख लिए थे last class में. Prerequisites के बारे में I was telling you that we have to have clear understanding of C programming and declaring using variables and constants in C, static variables and their working, functions and their working, pointers and their usage. So ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से जानकारी होना चाहिए और इसमें हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इनका जानकारी आप रखें तो थोड़ा आपका सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक्स है उससे एक बार ब्रश अप कर लेंगे. और लास्ट क्लास में मैंने जो है एक लिंक आपको शेयर किया था, इस लिंक को आप अपने पास रखिएगा. एक और बार शेयर कर देता हूँ ये लिंक को. So this particular link is the C++ compiler, online compiler. I will share it in chat. अभी मैंने चैट में भेज दिया है लिंक को. तो इसमें जो है आपके पास टर्बो C++ कंपाइलर होना चाहिए. जो आप लोग ने ऑलरेडी C प्रोग्रामिंग किया है, सो होपफुली यू ऑलरेडी हैव installed C compiler in your systems. So उसी को यूज कर लेंगे. ऑनलाइन अगर किसी का इंस्टॉल नहीं है तो ऑनलाइन जो है वो इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू जाके यू कैन स्टार्ट द प्रोग्रामिंग. तो आफ्टर फ्यू लेक्चर्स वी विल स्टार्ट द प्रोग्रामिंग. इसके लिए पहले से तैयारी करके रखें, थोड़ा इसको ट्राई करके भी देख लें लिंक में जाके. So I will suggest everybody to make a fresh page in your notes copy. On the header or of each page, write date, subject, name, roll number and section. So starting on the basic object-oriented concepts are 9 basic object-oriented concepts. Class, encapsulation, abstraction, data hiding, inheritance, polymorphism, dynamic binding, and message passing. So starting with class and objects, class का मतलब यही होता है कि to represent a real world entity using abstract format is called class. तो class का main intention ही यही रहता है कि that to represent a real world entity in our computer understandable format. तो क्लास जब तक नहीं बनेगा तब तक ऑब्जेक्ट्स नहीं बन पाएंगे. तो क्लास जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है. इसमें मतलब ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लास के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्लास जब हम बनाते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहा था, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ. दैट से फॉर एग्जांपल वी हैव ए फैन. तो सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, एग्जॉस्ट फैन है. तो किसी भी टाइप के फैन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं एज ए फैन. तो फैन क्या हो गया, इज ए ब्रॉड क्लासिफिकेशन. एंड क्योंकि वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है तो C++ में जब हम उसको क्लास ऐसे फॉर्मेट में बनाते हैं तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन की चीजों को हम लोग क्लास फॉर्मेट में बनाते हैं. अब उसमें क्या रहेगा, व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ ए क्लास. क्लास के अंदर क्या रहता है, डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं. अब इनका क्या मतलब है. डेटा मेंबर्स का मतलब है सम एट्रीब्यूट्स दैट कैन हैव सम वैल्यू, मतलब डेटा. तो डेटा स्टोर करने लायक चीजें रखते हैं हम लोग एज डेटा मेंबर्स. और फंक्शन मेंबर्स क्या रहते हैं, मेंबर फंक्शंस या मेथड्स बोलते हैं. उनको हम कहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन हम बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का कुछ एक्टिविटी जरूर होगा. उस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेंबर फंक्शंस बनाते हैं. तो एग्जांपल जैसे फैन का लेते हैं, तो फैन के एग्जांपल में जो डेटा मेंबर्स होंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ ब्लेड्स, द कलर ऑफ द फैन, द स्पीड इन विच द फैन इज रनिंग. ये सब चीजें जो है दे आर वैल्यूज एंड वी हैव टू स्टोर दीज वैल्यूज. तो अलग अलग टाइप के फैन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे कलर अलग होगा,
नंबर ऑफ ब्लेड्स अलग होंगे, तो इनकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, डिपेंड्स अपॉन विच काइंड ऑफ फैन वी आर यूजिंग। तो अगर मैं जनरलाइज कैटेगरी बनाऊं तो मैं डेटा मेंबर्स में आई विल कीप वेरिएबल्स विद द नेम्स, से इंटीजर वेरिएबल बना दिया नंबर ऑफ ब्लेड्स के लिए, इंटीजर वेरिएबल बना दिया स्पीड के लिए, इंटीजर वेरिएबल बना दिया कलर के लिए, कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे 0 रिप्रेजेंट्स व्हाइट, 1 रिप्रेजेंट्स ब्लैक, 2 रिप्रेजेंट्स रेड, ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंटेशन देके रख सकते हैं। सो जितने भी हम डेटा मेंबर्स बनाएंगे, दोज डेटा मेंबर्स विल हैव सम वैल्यू एंड दे रिप्रेजेंट सम एट्रीब्यूट ऑफ ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो जैसे अभी अपन फैन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फैन का नंबर ऑफ ब्लेड, स्पीड, उसका जो है कलर वगैरह, सो ऑल दीज एट्रीब्यूट्स बिकम द डेटा। सो डेटा पार्ट जो है वो डेटा मेंबर्स बना के हम क्लास के अंदर रखते हैं। डेटा मेंबर्स आर नथिंग बट वेरिएबल्स। और अब फैन अगर है तो उसका कुछ फंक्शनैलिटी भी होगा, उसका बिहेवियर जिसको बोलते हैं। तो फंक्शनैलिटी में दो बेसिक फंक्शनैलिटी हो सकता है फैन का, एक है स्टार्ट होना और एक स्टॉप होना। जैसे स्टार्ट होगा तो वी विल एक्सपेक्ट दैट द फैन शुड रोटेट, और स्टॉप करने से द रोटेशन टू स्टॉप। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो कोई भी फैन है उसमें एक स्टार्ट बटन होना चाहिए, एक स्टॉप बटन कम से कम होना चाहिए। तो दैट रिप्रेजेंट्स द बिहेवियर पार्ट। तो बिहेवियर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम, जब हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं तो हम क्या बनाते हैं, मेंबर फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस जो है दे रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो जब हम फैन बनाएंगे एज ए क्लास तो उसमें एट्रीब्यूट्स डालेंगे, कलर, उसका स्पीड, उसका जो है नंबर ऑफ ब्लेड्स, उसके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, डेटा स्टोर करने के लिए डेटा मेंबर्स बन जाएंगे, और उसकी जो फंक्शनैलिटी रहेगी वो दो रहेगी, एक स्टार्ट रहेगी, एक स्टॉप रहेगा। सो ये पूरा इनकैप्सुलेट करके हम जब बना लेते हैं तो दैट बिकम्स ए क्लास। और इस क्लास को जब हम बनाते हैं तो वो एक जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे उसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे उसके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास का स्पेसिफिकेशन क्रिएट करते हैं। दैट इज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने सीलिंग फैन ऑब्जेक्ट बनाया, तो सीलिंग फैन ऑब्जेक्ट में जो है वो जो है सीलिंग माउंटेड रहेगा, और उसके नंबर ऑफ पिन जो ब्लेड अलग रहेंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, उसका कलर स्पेसिफाई कर देंगे। वैसे ही अगर मैं टेबल फैन एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो टेबल फैन के एट्रीब्यूट्स थोड़े अलग हो जाएंगे। ऐसे करके हम अलग अलग एट्रीब्यूट जैसे जैसे उनके वैल्यूज पुटअप करते जाएंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हम बनाते जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेशलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्पेसिफिकेशन। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, so that it is uniquely identified. So class represents generalization, object represents specification या specialization. So object का जैसे अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए जो अभी मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। So what is an object? Object is an instance of a class. So class जब हम बना लेते हैं उसका अगर इंस्टेंस बनाना हो तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। So an instance is the existence in a computer system by acquiring memory space. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो मेमोरी स्पेस एक्वायर करेगा। अगर वो मेमोरी स्पेस एक्वायर कर रहा है मतलब वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लास मेमोरी स्पेस एक्वायर नहीं करता है। सो क्लास डज नॉट एक्वायर ए मेमोरी स्पेस, ओनली ऑब्जेक्ट एक्वायर मेमोरी स्पेस। सो क्लास क्यों एक्वायर नहीं करेगा मेमोरी स्पेस? बिकॉज क्लास इज ए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी एक्वायर करेगा क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसका क्लास का। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। सो एन ऑब्जेक्ट इज द ओनली वे अ क्लास बिकम्स यूजेबल, बिकॉज क्लास इज ओनली अ कॉन्सेप्ट, बट इम्प्लीमेंटेशन अगर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो नेचुरली ऑब्जेक्ट इज द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। An object has all the characteristics of the class using which the object is created. Naturally, class जो हमने बनाया है वो एक आउटलाइन बनाया है, एक ब्लूप्रिंट जैसे बनाया है, उसके बेसिस पे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नेचुरली जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को अपने अंदर रखेगा। तो इसका मतलब क्लास में जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं। सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम ए क्लास। सो क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सभी ऑब्जेक्ट्स में दिखने लगेंगे। इट इम्प्लीमेंट्स रियूजेबिलिटी ऑफ कोड। तो क्लास के अंदर जो अपन ने कोड लिखा है वो ऑब्जेक्ट के अंदर में
फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे उसमें कोडिंग कॉपी हो जाएगा। सो रियूजेबिलिटी ऑफ कोड इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट। क्लास का क्या मतलब होगा? क्लास, अब ये क्लास के जो पॉइंट्स हैं इसको भी आप लोग नोट कर लें। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और स्टेंसिल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसका जो बेसिस है वो क्लास है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, उसके क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे, क्या उसके फंक्शंस रहेंगे, ये सब चीजें जो है क्लास में हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो क्लास में हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है, एक्चुअली डिक्लेरेशन इज देयर। तो डिक्लेरेशन इज क्लास और उसका डेफिनेशन जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो डिक्लेरेशन जो है वो इट इज काइंड ऑफ ए ब्लूप्रिंट और स्टेंसिल that denotes how the object will look like and how the attributes, what will be the properties of the object. So जो properties हैं उसको हम class में define करते हैं, represent करते हैं। A class specifies all member data and member functions. Member data और member functions को हम लोग data members या function members भी बोलते हैं। function members या member functions को methods भी बोला जाता है, member methods भी बोला जाता है। So class के अंदर हम क्या क्या चीजें देते हैं? दो मेन चीजें हम रखते हैं, एक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रीब्यूट्स, दैट इज सम वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। जैसे अभी अपन एग्जांपल बता रहे थे फैन, तो फैन का क्या एट्रीब्यूट्स होंगे कि फैन का कलर, फैन का स्पीड, फैन के नंबर ऑफ ब्लेड्स। तो ये डिपेंड्स डेटा मेंबर। और मेंबर फंक्शंस क्या रहेंगे? द एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म बाय द फैन, दैट इज स्टार्ट एंड स्टॉप। सो ये दो जो है उसके फंक्शनैलिटीज हो जाएंगी, स्टार्ट स्टॉप। और डेटा मेंबर्स में उसका कलर, उसका स्पीड, उसका जो है नंबर ऑफ ब्लेड्स आ जाएगा। सो अभी जो मैंने कहा ये क्लास जब हम बना रहे हैं फैन के लिए, तो वो लिमिटेड तो नहीं है इस चीज के। आप इमेजिन अगर करें तो इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैंने ये चीज एक आपको बताया कि फैन को आप क्लास के जैसे रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। सो जो भी मेंबर डेटा और जो भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हम डालते हैं क्लास के अंदर में, रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर में बन जाता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे उसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस एग्जिस्ट करने लगेंगे। यूजिंग ए क्लास एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड। इट इज क्लास जो है वो उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक, उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब डेटा टाइप का क्या मतलब होता है? डेटा टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ क्वालिटी, अ प्रॉपर्टी। अगर सोच लीजिए मैंने बोला डेटा टाइप इंट, डेटा टाइप इंट का प्रॉपर्टी क्या है कि दैट इट कैन ओनली कंटेन होल नंबर्स। डेटा टाइप फ्लोट, फ्लोट का क्या मतलब हुआ? दैट इट कैन कंटेन रियल नंबर्स। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो क्लास में भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए क्लास को हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। लेकिन क्लास क्या है? इनबिल्ट नहीं है, मतलब कंपाइलर बना के नहीं देता, हमको बनाना पड़ता है। इसका मतलब वो यूजर डिफाइंड है, मतलब प्रोग्रामर डिफाइंड कह सकते हैं। तो इसलिए उसको हम लोग प्रोग्रामर डिफाइंड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, बिकॉज अ क्लास रिप्रेजेंट सम काइंड ऑफ ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। इसलिए उसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, सो इट एक्ट्स लाइक ए बेसिक डेटा टाइप बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं इंट ए, फ्लोट ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो वैसे ही अब क्लास का नेम लेके, जैसे मैंने क्लास बनाया फैन, तो फैन स्पेस F1 F2 F3, तो 3 फैन बन जाएंगे। F1 F2 F3 3 अलग अलग फैंस बन जाएंगे। तीनों फैंस के एट्रीब्यूट्स आप सेट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को यूनिकली सेट करके रख सकते हैं। तो इसीलिए क्लास को जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप कहते हैं। ठीक, usually classes are used to represent computer understandable formats of real world entities। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा था कि आप फैन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग क्लास in an abstract way, because we are actually working in computer systems which is not real। जो चीज रियल नहीं है उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसको जो है यूज कर रहे हैं क्लासेस को टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। That's why it is an abstract representation of real world entity. Also it is known as abstract data type. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि क्लास का
सो क्लास का मतलब क्या है कि इट इज हैविंग डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। तो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट में एंटिटी के अंदर में जो है इनकैप्सुलेट करके रख रहे हैं। किसी चीज को इनकैप्सुलेट करके रखना जो है इनकैप्सुलेशन कहलाता है। सो अभी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट के अंदर इनकैप्सुलेट करके रख रहे हैं। सो एज सुन एज वी इनकैप्सुलेट इनसाइड अ यूनिट विच इज ए क्लास, सो दैट बिकम्स एनकैप्सुलेशन। ठीक, तो अगर क्लासेस बन रहे हैं मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में क्लास जैसे हम बना लेते हैं, दैट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग इनकैप्सुलेशन। So it is the process of wrapping up of data and functions inside a single entity, usually classes. इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाएं, मैं समझाते जा रहा हूं। So जब भी हम क्लास बना रहे हैं, we are actually implementing encapsulation. What is the reason? Because the data members and member functions are put inside a boundary. That boundary is known as class, and that class is encapsulating the data and member functions. That's why it is known as encapsulation. Encapsulation helps to establish abstraction and data hiding. Abstraction और data hiding का मतलब अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नीचे में लिखा हुआ है, उसको भी आप नोट करके रख लीजिए। Abstraction का मतलब है something which is not real but it is representing something which is real। ठीक, तो abstraction का मतलब भी वही होता है। तो क्लास का मतलब ही abstraction है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के एक और मतलब क्या होता है कि हम जो है कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड कर रहे हैं और एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंपल इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, क्लास, आपने क्लास बनाया फैम, उसमें आपने डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस वगैरह डाले, अब उनका डेफिनेशन आपने लिखा, उसमें कुछ आपने हो सकता है कोडिंग किया है, आपको कोडिंग करना पड़ेगा। तो वो पूरा का पूरा कोडिंग जो है वो किस नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, फैम। तो फैन नाम से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है तो दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। फैन कहीं पे भी आप लिख देंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द क्लास फैन। तो ये हो गया प्रोवाइडिंग एन इजी इंटरफेस एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, इजी इंटरफेस क्या है, द नेम फैन, एक आइडेंटिटी है फैन, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका कोडिंग है। उस कोडिंग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी आप फैन लिख दें वहां पे आप फैन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं विदाउट नोइंग or without the need to understand the coding behind the fan class. So इसको बोलते हैं abstraction, इसको भी abstraction बोलते हैं। जो हम लोग आप ऑब्जर्व करेंगे, जो C में आपने फंक्शंस बनाया होगा, जो फंक्शंस आपने बनाया होगा उसमें भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि फंक्शन नेम आप जहां जहां लिखते हैं वहां पे फंक्शन कॉल हो जाता है। जैसे फंक्शन लिख के आप ब्रैकेट लगाते हैं तो फंक्शन कॉल होता है। इसमें जहां पे भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें फंक्शन के डेफिनेशन में क्या लिखा है इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एक और चीज हो गया कि आपने जो है कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया और एक इजी इंटरफेस दे दिया, और इजी इंटरफेस यूज करके आप जो है उस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज कर सकते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग दोनों जो है क्लासेस में हम देखते हैं एनकैप्सुलेशन का से ही इंप्लीमेंट किया जाता है। डेटा हाइडिंग का मतलब होता है वी actually protect the data from outside access in such a way that it is hidden from outside access. So उसको हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग। so क्लासेस में डेटा हाइडिंग को हम लोग एक्सेस मोड स्पेसिफायर के थ्रू जो है इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ये तीन एक्सेस मोड स्पेसिफायर्स हैं यूजिंग विच वी परफॉर्म डेटा हाइडिंग। यू विल सी देम इन ऑल दीज थिंग्स लेटर। So data hiding and abstraction both are implemented in classes, and classes represent encapsulation. Functions, structures and classes implement encapsulation at programmer level. So we are programmers, so we can implement encapsulation using functions, structures and classes. Structures और classes का जो concept है आपने C में पढ़ा होगा, structures और classes, उसका structures के बारे में। So the same concept is in classes, लेकिन थोड़ा सा modified है। फंक्शंस में भी जो है हम एनकैप्सुलेशन करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कोई आप फंक्शन बनाते हैं उसमें करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट जब क्लोज करते हैं तो वो करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में को जो कोडिंग होता है, वो बाउंड्री जो होती है वो एनकैप्सुलेटेड बाउंड्री है जो फंक्शन के ही कंट्रोल में रहता है। और फंक्शन जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक उस फंक्शन के डेफिनेशन को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे।
और फंक्शन का जो डेफिनेशन आपने लिखा है जो बाउंड्री के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर, वो लिमिटेड होता है टू दैट पर्टिकुलर बाउंड्री, मतलब वो एनकैप्सुलेटेड होता है. सो द कोड इनसाइड अ फंक्शन इज एनकैप्सुलेटेड, द कोड इनसाइड स्ट्रक्चर्स आर एनकैप्सुलेटेड, द कोड प्रेजेंट इनसाइड क्लासेस आर एनकैप्सुलेटेड. तीनों में कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके हम उसकी बाउंड्री बताते हैं. दैट बाउंड्री इज एनकैप्सुलेटेड बाउंड्री and that is encapsulation. So functions, structures and classes implement encapsulation at programmer level. Next concept है abstraction. इसको भी points note कर लीजिए abstraction का. It is a process of hiding the complexities of implementation and providing a simple interface for easy access. तो अभी हम डिस्कस वही कर रहे थे कि जब हम क्लासेस रिप्रेजेंट करते हैं या फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो फंक्शन का नेम या क्लास नेम itself is enough to implement or to represent the complex coding behind it. तो क्लास का नेम ले लीजिए, तो क्लास का नेम यूज करके आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने अंदर जो है एक्वायर कर लेगा. क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्वायर्ड हो जाती हैं. तो इसके लिए हम लोग को कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती. जितना मेहनत होता है वो क्लास के कोडिंग में रह जाता है. वो एक बार हो गया, बार बार करने की जरूरत नहीं, तो कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो गया. वैसे ही फंक्शंस हैं. फंक्शन के अंदर आपने सोच लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम आपने इंप्लीमेंट किया है, फंक्शन का नेम जहां जहां यूज करेंगे, कॉल करेंगे फंक्शन को, वहां वहां पे वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हो जाएगा. आपको जहां जहां पे फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं वहां वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका कोड कैसे वर्क करेगा, उसको हमको समझने की या उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. Only what we need is to call the function properly with proper arguments. So function will be called and it will be executed. So this is hiding the complexities and providing an easy interface. So this is a property of abstraction. It is implemented using encapsulation. So बिना encapsulation के तो हो नहीं पाएगा, because you have to encapsulate the complex code inside boundary, that is curly bracket open और close करके आपको boundary बताना पड़ेगा. So that is encapsulation. So encapsulation किए बिना abstraction implement नहीं हो सकता. Functions, structures and classes implement abstraction at programmer level. So functions में भी यही चीज हम देखते हैं, structures में भी यही चीज देखते हैं, classes में भी यही चीज देखते हैं कि एक बाउंड्री बन जाता है. बाउंड्री के अंदर में जो अपने कोड लिखा है वो जो है प्रोग्रामर को समझ में आता है, वो प्रोग्रामर उसको लिखता है और इजी इंटरफेस दे देता है. इजी इंटरफेस इज नथिंग बट फंक्शन नेम या क्लास नेम या स्ट्रक्चर नेम, दैट इज द इजी इंटरफेस. So this is how abstraction is implemented due to encapsulation. और encapsulation हम कहाँ देखते हैं, functions और classes में देखते हैं, C में structures में भी देखते हैं. ठीक. So that is one of the important concepts in object oriented programming. ठीक. Fifth concept है data hiding. Total 9 steps हैं, उनमें से fifth concept है data hiding. Data hiding के points को note कर लीजिए. So it is the process of keeping the data under such an access mode that it's only accessible to permitted functions. अब इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक बार अंडरस्टैंड करें. तो कीपिंग द डेटा, अब डेटा को जो है हम लोग ऐसे एक्सेस मोड में रखें जिसके कारण वो एक्सेसिबिलिटी उसकी लिमिटेड हो जाए. अब डेटा को क्यों रखना है? द मेन फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स इज ऑन डेटा प्रोटेक्शन. डेटा प्रोटेक्शन पे पूरा मेन फोकस होता है. देखिए जो सी में प्रोग्रामिंग हम करते आ रहे हैं, जिन्होंने किया है, जैसे आप सभी ने किया होगा, तो सी प्रोग्रामिंग करते वक्त वी हैव टू नो दैट जो डेटा पे ज्यादा जो है ध्यान नहीं दिया जाता था, मतलब ध्यान का मतलब उसको प्रोटेक्शन पे ध्यान ज्यादा नहीं दिया जाता था, बिकॉज इन सी प्रोग्रामिंग इट वाज वैलिड और इट वाज ए वेरी कॉमन यूज to create a global variables, to create global variables. तो global variable क्या होता है? A variable which is accessible to each and every part of the program, और उसकी जो existence है वो हर कोई access कर सकता है. तो उसमें क्या होता है कि data protection compromise होता है. Why? सोच लीजिए आपने F1, F2, F3 तीन functions बनाए और तीनों functions जो है global data को access कर रहे हैं. अब global data को access करते वक्त हो सकता है कि F2 function जो है accidentally ग्लोबल डेटा का को करप्ट कर देता है, उसके वैल्यू को गलत सेट कर देता है. तो दैट कैन हैपन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा प्रोटेक्शन नहीं है, इसके कारण डेटा का करप्शन जो है वो बहुत आसान होता है.
So it is easy to corrupt the data when the data is freely available throughout the program. अब ये प्रोसीजर ओरिएंटेड, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो उसमें ये ऑब्जर्व किया गया था इन ए लॉन्ग रन व्हेन द डेटा इज फ्रीली अवेलेबल देन इट गेट्स करप्टेड वेरी इजीली. तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया क्रिएट किया गया, जहां पे डेटा प्रोटेक्शन को सबसे पहला जो है प्रेफरेंस दिया गया. एंड ड्यू टू डेटा प्रोटेक्शन व्हाट वी हैव नाउ इज दैट इट इज नॉट रिकमेंडेड. अभी सी प्लस प्लस में क्या है, यू कैन क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल्स, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में यूज करते हुए अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड नॉट क्रिएट ग्लोबल वेरिएबल्स. ग्लोबल वेरिएबल्स बनाना ही नहीं है, वेरिएबल जब भी बनाना है वो क्लास के अंदर बनना चाहिए, दैट टू अंडर प्राइवेट एक्सेस मोड. ठीक, अब ये रिकमेंडेशन है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जावा में ये चीज मैंडेटरी हो जाती है कि जावा प्रोग्रामिंग में हम कोई भी वेरिएबल ग्लोबल नहीं बना सकते. ठीक, सी प्लस प्लस में ग्लोबल वेरिएबल्स बनता है, लेकिन रिकमेंडेशन के साथ उसको रखा जाता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स मत बनाइए. ग्लोबल जो वेरिएबल्स बनना चाहिए वो कहाँ बनना चाहिए, क्लास के अंदर बनना चाहिए. क्लास के अंदर बनना चाहिए, प्लस उसमें एक और कंडीशन क्या है, द डेटा मेंबर शुड बी डिक्लेयर्ड प्राइवेट. प्राइवेट क्यों डिक्लेयर करना है, प्राइवेट जब भी हम क्लास के अंदर प्राइवेट डिक्लेरेशंस करते हैं तो डेटा जो होता है वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं हो पाता है, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं हो पाता है. इसका मतलब डेटा को प्रोटेक्शन मिल जाता है. सो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट ये दो एक्सेस मोड स्पेसिफायर होते हैं. इन दोनों के अंडर में अगर हम डेटा को रखते हैं, डेटा का मतलब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो क्लास के बाहर उनकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है. सो व्हाट वी अचीव हियर, वी अचीव डेटा हाइडिंग. डेटा हाइडिंग अचीव करने के कारण डेटा प्रोटेक्शन आ जाता है. डेटा प्रोटेक्शन होने के कारण जो है डेटा का करप्शन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है और रिड्यूस किया जा सकता है. अब पॉइंट ये है कि अगर डेटा प्रोटेक्शन कर दिया, क्लास के बाहर तो मिलेगा ही नहीं डेटा, तो फायदा क्या, कैसे यूज करेंगे, दैट इज बाय यूजिंग मेंबर फंक्शन. जो डेटा मेंबर्स हैं उनको सिर्फ मेंबर फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा हम लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा हम लोग जो है प्रोग्रामिंग को करते हैं. तो व्हाट वी डू, वी क्रिएट ए क्लास in which the data members are private or protected and the member functions are public. Public member functions रखने से क्या फायदा होगा कि that from outside the class the public member functions can be used. So public member functions का help लेके हम क्या करेंगे, जो private data members हैं उनको हम access करेंगे. हम लोग डायरेक्टली प्राइवेट डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं करेंगे. सो दिस अरेंजमेंट, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट व्हाट हैपेंस इज दैट only through permitted member functions we can access the private data. So due to that, from the code which is written inside the permitted member functions will not corrupt the data, क्योंकि हम उसको प्रिकॉशन रखेंगे कि उस मेंबर फंक्शन के अंदर में इस प्रकार से कोड लिखेंगे जो डेटा को करप्ट ना करे. सो अगर यूजर को डेटा एक्सेस करना है तो हमारे परमिटेड फंक्शंस के थ्रू ही वो एक्सेस कर पाएगा, तो इसलिए डेटा जो है प्रोटेक्शन हमको अचीव हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू अचीव डेटा प्रोटेक्शन, डेटा हाइडिंग इज कंपल्सरी एंड डेटा हाइडिंग इज अचीव्ड यूजिंग क्लासेस, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं. यूजिंग प्राइवेट प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स वी कैन हाइड द डेटा फ्रॉम एक्सेस आउटसाइड द क्लास. तो क्लास के बाहर कोई भी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं. जनरली हम लोग प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा. आप चाहें तो डेटा एज वेल एज मेंबर फंक्शन, मेंबर डेटा एज वेल एज मेंबर फंक्शन दोनों को प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में रख सकते हैं. दैट डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर. आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा. फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इंप्लीमेंट डेटा हाइडिंग एट प्रोग्रामर लेवल. फंक्शंस में भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ हद तक डेटा हाइडिंग हमको मिलता है, इन द सेंस दैट इफ वी क्रिएट फंक्शंस एंड इनसाइड फंक्शंस, फंक्शन के कोडिंग के अंदर इफ वी क्रिएट ऑटोमेटिक वेरिएबल्स. ऑटोमेटिक वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स विच आर लोकल टू द फंक्शन. फंक्शन के अंदर में अगर हम लोग ने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, दोज वेरिएबल्स आर नोन एज ऑटोमेटिक वेरिएबल्स और the variables inside the functions. So functions which are declared inside the function, variables which are declared inside the functions
आर हैविंग द बाउंड्री इनसाइड द फंक्शंस ओनली। इसका मतलब वो जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है, वो लोकल वेरिएबल्स जो आप फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, वो लोकल वेरिएबल्स फंक्शन के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते हैं। वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। जब फंक्शन एक्टिवेट होता है तो वेरिएबल्स बनते हैं, जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाता है वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो फंक्शंस के अंदर में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं उनमें भी कुछ हद तक हम डेटा हाइडिंग ऑब्जर्व करते हैं कि दोज वेरिएबल्स, दोज डेटा आर नॉट अवेलेबल आउटसाइड द फंक्शन। सो फंक्शन लेवल पे, स्ट्रक्चर्स लेवल पे और क्लासेस लेवल पे डेटा हाइडिंग हम इंप्लीमेंट करते हैं एज प्रोग्रामर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में देख रहे हैं तो क्लासेस आर द मेन आइडिया। सो क्लासेस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो डेटा हाइडिंग हम मेनली क्लासेस बना के अचीव करते हैं। सो होपफुली दिस पॉइंट्स आर क्लियर। अभी जो डिस्कशन मैंने किया है इसको आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। तो लेट मी रिवाइज अ लिटिल बिट। So first we had seen about objects. Object is an instance of a class. Object acquires memory space. Class will not acquire memory space. It is a blueprint or stencil for creating objects. Class को हम यूज करते हैं to represent data members and member functions. Encapsulation, क्लासेस बनाया है, क्लासेस बनाया इसका मतलब क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हमने रखा है वो एनकैप्सुलेट करके रखा है, करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के अंदर रखा है, बाउंड्री के अंदर रखा है, तो दैट इज एनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो क्लासेस यूज करके हम एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एक और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रोवाइडिंग एन इजी इंटरफेस। तो क्लास हम जैसे ही डिक्लेयर कर देते हैं, क्लास के अंदर में जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग अपन ने की है उसको हमको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। एक बार उसको कर लिया, आप क्लास यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते जाइए, वो कॉम्प्लेक्सिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो दिस एब्स्ट्रैक्शन। और लास्ट अभी आज अपन ने देखा पॉइंट है डेटा हाइडिंग। सो यूजिंग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर वी इंप्लीमेंट डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग हम लोग कर सकते हैं यूजिंग प्राइवेट एंड प्रोटेक्ट स्पेसिफायर। ठीक, वी विल सी देम ऑल दीज पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं उसको हम जो है देम इन डिटेल व्हाइल वी स्टार्ट द प्रोग्राम। अभी जो ये 5 पॉइंट किसी को कोई डाउट है कि anyone having any doubts related to this? सर एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग, देखिए दीज आर कनेक्टेड कॉन्सेप्ट। बिना एब्स्ट्रैक्शन के मतलब बिना एब्स्ट्रैक्शन के डेटा हाइडिंग अचीव नहीं कर सकते। ठीक, मेन चीज क्या होता है कि डेटा हाइडिंग में मेन आइडिया क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम आउटसाइड एक्सेस। ठीक, सो आउटसाइड एक्सेस से अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड एक्सेस मोड के नीचे में डिक्लेयर करेंगे। जैसे हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मोड के अंडर में उसको डिक्लेयर करते हैं, वो डेटा क्लास के बाहर एक्सेसिबिलिटी उसकी बंद हो जाती है। तो आप क्लास के बाहर उस डेटा को यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने लिखा है इंट ए। इंट ए एक डेटा है जिसमें इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं। ए जो है एक डेटा है दैट कैन होल्ड इंटीजर वैल्यू। इंट ए आपने डिक्लेयर किया। अब इस इंट ए को अगर मैंने प्राइवेट कोलम लगा के उसके नीचे अगर इंट ए डिक्लेयर कर दिया तो क्लास के बाहर इंट ए नहीं मिलेगा मेरे को। अब मैं एक्सेस करने की कोशिश भी करूंगा तो कंपाइलर एरर देगा। तो दैट इज डेटा हाइडिंग। तो दैट इज हाइडिंग द डेटा। मतलब उसको हम लोग ने क्या किया, एक बाउंड्री में सेट कर दिया, उसकी एक्सेसिबिलिटी आउटसाइड द क्लास लिमिट हो गई है। ठीक है, प्रोटेक्ट उसको हम लोग बोलते हैं डेटा हाइडिंग। एनी डाउट्स? सर एक बार ऑब्जेक्ट का स्लाइड दिखा देता। एक सेकंड ना। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का स्लाइड देखना था। यस सर। Any questions related to this particular slide? Should I move to next slide? यस सर।
क्लास, ये सेकंड स्लाइड जो है क्लास से रिलेटेड है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी No, डाउट sir. रिलेटेड टू? ओके, नेक्स्ट जो है तीसरा स्लाइड है, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के पॉइंट्स लिखे हैं। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस? Should I move to next slide? Yes, sir. और ये जो है आज के लिए जो लास्ट स्लाइड था यही है डेटा हाइडिंग का। इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या? No, sir. ओके मैम, सो I will just stop the presentation first. ठीक है, आज जो है आई विल टेक द अटेंडेंस टुडे। एक सेकेंड। हाँ,